आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर में हैं, सेफ हैं और खैरियत से हैं। इस जदीद टेक्नोलॉजी का शुक्रिया कि इस लॉकडाउन के वक्त भी हम आपस में मिल सकते हैं इस जूम प्रोग्राम के जरिए। आइए दोस्तों, ज्ञान अदब के गुलदस्ते उर्दू के आज के प्रोग्राम का आगाज करें। जैसा कि आप जानते हैं, गुलदस्ते उर्दू अदब के मुख्तलिफ रंगों के फूलों से सजा हुआ है और हम इसके जरिए नए नए फूलों से आपका तारुफ करवाते हैं। आज हम बात करेंगे उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह यानी ह्यूमर एंड सटायर। किसी भी अदब में ह्यूमर का एक अलग मकाम होता है। उर्दू में मिज़ाह लिखने वाले कई अदीब और शायर गुजरे हैं, जैसे मिर्जा गालिब, मुश्ताक यूसुफी, कन्हैयालाल कपूर, यूसुफ नाजिम वगैरह वगैरह। आज हम बात करेंगे जनाब मुश्तबा हुसैन की। उनका मुकाम उर्दू अदब में बहुत बुलंद और ऊंचा है। उनकी कई किताबें शाये हो चुकी हैं और उनकी उर्दू किताबों का कई जबानों में तर्जुमा भी हो चुका है। ये उर्दू अदब का बहुत बड़ा नुकसान है कि मुश्तबा हुसैन साहब हमें छोड़कर चले गए 27 अप्रैल 2020 को। उन्हीं को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है, अ ट्रिब्यूट टू मुश्तबा हुसैन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उनकी जिंदगी के हालात नसीमा की जबानी। नसीमा। शुक्रिया मुमताज। मुश्तबा हुसैन के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में मैं कुछ बताने की कोशिश करूँगी। मुश्तबा हुसैन उर्दू के मुमताज़ मिज़ाह निगार थे। इनकी विलादत बरोज़ जुमेरात 15 जुलाई 1936 में गुलबर्गा में हुई। इब्तिदाई तालीम गढ़ पर ही हासिल की। आंध्रा से मैट्रिक और गुलबर्गा से इंटरमीडिएट का इम्तहान पास किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से 1956 में ग्रेजुएशन की सनद ली। खेल कूद में भी दिलचस्पी रही। गिल्ली डंडा, टेबल टेनिस, फुटबॉल इनके पसंदीदा खेलों में थे। ग्रेजुएशन की तकमील के बाद नवंबर 1956 में मुश्तबा की शादी उनकी चचाजाद बहन नासरा रईस से हुई। 3 लड़के और 3 लड़कियां हुई, जिनमें से एक लड़के और एक लड़के का इंतकाल बचपन ही में हो चुका था। 2 लड़के और 2 लड़कियां हयात हैं। शादी के बाद भी तालीमी सिलसिला जारी रहा। हैदराबाद से ही उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिप्लोमा हासिल किया। तालीम के उसूल के बाद अमली जिंदगी में कदम रखा। बहैसियत सहाफ़ी रोजनामा सियासत में काम करना शुरू किया। आबिद अली खान और महबूब हुसैन जिगर की रहनुमाई में सहाफती तजर्बा हासिल किया। शुरू में खबरों के तर्जुमे भी किए और फिल्मों पर तबसरे भी किए, रिपोर्टिंग भी की और प्रूफ भी पढ़े। सहाफत से उनके ज़ौक़ की तस्कीन भी होती रही। इस तरह समाजी और सियासी शऊर भी बढ़ता रहा, अदबी माहौल भी मिलने लगा। मुश्तबा हुसैन को अपने वालिद मोहम्मद हुसैन से अदब की मोहब्बत विरासत में मिली, जो क्लासिकी उर्दू अदब पढ़ना पसंद करते थे। उनके दोनों भाई भी पढ़ने का शौक रखते थे। उनके अदबी कैरियर की तकमील में भी किरदार अदा करते थे, क्योंकि दोनों भाई अदीब थे। बड़े भाई तंजिया और तरक्की पसंद अफसाना निगार थे, जो 1948 में पाकिस्तान हिजरत कर गए और सहाफ़ी की हैसियत से भी उन्होंने शोहरत हासिल की। और दूसरे बड़े भाई महबूब हुसैन जिगर एक तरक्की पसंद मुसन्निफ और उर्दू के वक़ार रोजनामा सियाहत के एडिटर थे। मुश्तबा हुसैन को भी बचपन ही से अदब से लगाव रहा और स्कूल और कॉलेज के ज़माने में अदबी महफिलों को सजाने की जिम्मेदारी इनके हिस्से में आई थी। 1962 में हुकूमत आंध्र प्रदेश के महकमा इत्तलाआत व ताल्लुकात आमा में मुलाजमत मिल गई। सहाफ़ती तजर्बा काम आया। वो अपनी बेहतरीन खिदमात 1972 तक अंजाम देते रहे और दिल्ली में गुजराल कमेटी के शोबे रिसर्च से मुंसलिक रहे।
हैदराबाद और दिल्ली में सर्विस के बावजूद हमेशा अखबारी सियासत से जुड़े रहे। मुश्तबा हुसैन का रुझान नस्र की तरफ था, उन्हें अफसानों से दिलचस्पी थी। इसका मतलब ये हुआ कि संजीदगी और अलबनाकी मुश्तबा हुसैन के फन की बुनियाद है। शायद यही वजह है कि उनकी मज़ाहिया तहरीरों में, खास तौर पर इख्तितामिया सत्रों में, संजीदगी की झलक दिखाई देती है जो क़ारी को मुतासिर करती है। अलमिया अफसाने लिखने वाले मुश्तबा हुसैन कब, किन हालात में, क्यों और किस तरह मज़ा लिखने लगे, उन्हीं के अल्फाज में बयान है। आप जानते हैं कि अचानक मिज़ाह निगारी मुझ पर थोप दी गई, ला दी गई। सही बात तो ये है कि मैं मिज़ाह निगार ज़रूरतन बन गया। मुझे पता नहीं था कि मैं मिज़ाह लिख भी सकता हूँ। मुझे ये बात याद है कि 12 अगस्त 1962 दिन में ठीक 10:30 बजे मैंने मिज़ाह निगारी शुरू की। हुआ ये कि शाहिद सिद्दीकी जो कालिम अखबार सियासत में लिखा करते थे, तंज़ो मिज़ाह का रोज़ाना का कालिम, जब उनका इंतकाल हुआ तो हैदराबाद के कई अदीबों से कहा गया कि वो लिखे इस कालिम के लिए, मगर तजर्बे होते रहे। मैं भी अखबार में काम करता था, सब एडिटर के तौर पर, और मेरे बड़े भाई जॉइंट एडिटर थे। इसके एक दिन में दफ्तर में पहुंचा अपने काम पर। जब मैं पहुंचा तो मुझे हुक्म दिया गया कि फौरन आपको कालिम लिखना है। अब जाहिर है कि सहाफती मिज़ाह या रोज़ाना मिज़ाह निगारी का आगाज हो गया। इस इक़्तिबास से मुश्तबा हुसैन के इत्तफाकिया तौर पर मिज़ाह निगार बनने की तफसील मालूम होती है। पहले वो कोहे पेमा के फर्जी नाम से कालिम लिखने लगे और दिल्ली जाने से पेशतर ही वो तंज़ मिज़ाह के मैदान में मशहूर हो गए। मुश्तबा हुसैन मुल्क के पहले तंज़ मिज़ाह के अदीब हैं जिनको वफाकी हुकूमत ने बहैसियत मिज़ाह निगार पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा। इनके मज़ामीन पर मबनी 22 से ज़ायद किताबें शाया हो चुकी हैं। 7 किताबें हिंदी में भी हैं और एक किताब उड़िया और जापानी ज़बान में भी है। इन्हें 10 से ज़ायद अवार्ड हासिल हुए। इनकी तवील खिदमत के एवज़ कर्नाटक की गुलबर्गा यूनिवर्सिटी ने 2020 में डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा, जब वो 1974 में NCERT के शोबे में उर्दू एडिटर के ओहदे पर फाइज थे और 18 बरस की खिदमत के बाद वजीफ़ा पाना शुरू किया तो कुछ दिन दिल्ली में रहने के बाद हैदराबाद मुंतकिल हो गए। इस रिटायरमेंट का इनकी ज़िंदगी पर ज़रा भी असर नहीं हुआ, वो पहले से ज़्यादा मसरूफ़ रहे। इनका इंतकाल 27 मई 2020 को हैदराबाद में हुआ। मैं आखिर में उनकी शान में रहमान जामी के शेर अशार कहूँगी और ये ख़त्म करूँगी। तंज़ो मिज़ाह की है ज़बान मुश्तबा हुसैन, ऊंचा है तेरा नाम मुश्तबा हुसैन। हिंदुस्तान में उर्दू गरीबुल वतन सही, तुझसे अमीर है ये ज़बान मुश्तबा हुसैन। जापान और रूस भी न बचे तेरे तंज़ से, गिरविदा तेरा है ये जहां मुश्तबा हुसैन। शुक्रिया। हेलो, हाँ, मेरा हो गया। बहुत अच्छी नसीमा, वेरी गुड। मुश्तबा हुसैन साहब ने, जैसा कि नसीमा ने बताया, अपना करियर जर्नलिस्ट की हैसियत से शुरू किया, फिर वो कॉलमनिस्ट बने, लेकिन उन्होंने अपना मकाम बनाया एक ह्यूमरिस्ट के तौर पर, तंज़ो मिज़ाह निगार के तौर पर। वो हंसते हंसते समाजी मसाइल को इस तरह पेश करते हैं कि पढ़ने वाला इन मसाइल को जान भी लेता है और महसूस भी कर लेता है। आइए ज्यादा तफसील से जानते हैं शमशाद से। की तरफ से मेरा म्यूट है ना? नसीमा जी, बहुत अच्छा मजमून रहा आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। थैंक यू सो मच सर। उनकी तरफ से आ रहा है यहाँ पर, क्या वहाँ पर म्यूट किया है? शमशाद जी बोलिए। हाँ जी। शुक्रिया मुमताज अपा। आइए आइए, आपका इस्तेमाल आ रहा ना? हेलो जी, आवाज आ रहा ना? जी आवाज आ रही है। आ रही है। जी शुक्रिया। मेरे पास आ रहा है कि आपकी तरफ से वीडियो। अच्छा ठीक है, चले। मुश्तबा हुसैन मेरा टॉपिक है, उन्वान है मुश्तबा हुसैन तंज़ो मिज़ाह के आईने में। इस तरह उर्दू अदब में शायरी और अफसाने की अहमियत है, उसी तरह तंज़ो मिज़ाह की भी अहमियत है। उर्दू में तंज़ो मिज़ाह की इब्तिदा अगर मिर्ज़ा गालिब से मान ली जाए तो उसकी उम्र तकरीबन
65 बरस के आसपास है। उर्दू में शायर, अफसाना निगार, नॉवेल निगार बहुत हुए, लेकिन तंज़ मिज़ाह पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। तंज़ और मिज़ाह दो अलग शोबे हैं, ये कभी एक दूसरे में मिल जाते हैं तो कभी अलग अलग नजर आते हैं। उनके फर्क को पहचानना आसान होता है। तंज़ निगार का काम ये नहीं कि अपनी चारों तरफ बिखरी हुई कायनात के बेहंगमपन को नुमाया कर दे या किसी की दिल आजारी का सबब बने। तंज अगर हद से बढ़ जाए तो कलीजा काट देता है, इंसान जख्मी हो जाता है, और अगर मिजाज बढ़ जाए तो फुक्कड़पन के करीब पहुंच जाता है। ये दोनों फन मुश्किल तरीन है, इसलिए इनके लिखने वाले भी बहुत ही कम हैं। यही वजह है तंज मिजाज का मैदान आज भी कुछ खाली खाली नजर आता है। जो गिने चुने तंज मिजाज निगार है उनमें मुस्तफा हुसैन सफ़े अव्वल पर विराजमान है। मुस्तफा हुसैन ने तंज मिजाज की चादर को बहुत से सलीके और करीने से बुना है। इसमें तवाजुन की कमी बेशी नजर नहीं आती। आज दुनिया में इंसान को मुस्कुराहट, हंसी, कह बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आज का इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना उलझ गया है कि उसके आसपास अपने खुद को गुदगुदाने के भी फुर्सत नहीं है। ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में मुस्तफा हुसैन हमारे लिए अल्लाह की रहमत बनकर आए और हमारे होठों पर हंसी और कहे सजाते रहे, हमें जिंदगी की खुशियों से आशना कराते रहे। ऐसे तंज मिजाज के मुमताज अदीब और शहंशाह ज़राफ़त के फ़न की गहराई नापना मुश्किल तरीन अमर है, जिसकी शोहरत हवाओं के दोष पर गाँव गाँव, शहर शहर और समंदर पार मुल्कों तक महवे सफ़र रही। उस हस्ती के फ़न पर कलम उठाना मुझ जैसी कम फहम, कम दाना के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। मैं आज मुस्तफ़ा हुसैन के तंज मिजाज के फ़न पर जो कुछ तहरीर कर रही हूँ उसे अपनी खुशबख्ती समझती हूँ। यह मौका मुझे ज्ञान अदब के ज़रिए फराहम हुआ है, इसलिए मैं ज्ञान अदब की भी शुक्रगुजार हूँ। आइए मुस्तफा हुसैन के फन पारों से कुछ नमूने आपके साथ साझे करती हूँ ताकि आप भी इससे लुत्फानंदोज हो सके। आज हम उर्दू वाले अपने आप को उर्दू के खादिम कहते हैं, उर्दू की रोटी खाते हैं, मगर अंग्रेजी बोलने पर फख्र महसूस करते हैं। बच्चों को अंग्रेजी भी तालीम दिलाते हैं। हमारे बच्चे उर्दू से बहुत दूर हो गए हैं। मुश्तबा हुसैन ऐसे ही उर्दू वालों पर तंज करते हुए लिखते हैं, एक दिन मैंने उर्दू के एक प्रोफेसर के घर जाकर बेल बजाई। उनके 7-8 साल बेटे ने दरवाजा खोला तो मैंने पूछा, क्यों मियाँ, तुम्हारे वालिद किबला घर पे हैं? इस पर मासूम मजलूम ने वहीं से पलटकर माँ से पूछा, मम्मी क्या हमारे घर में कोई वालिद साहब किबला रहते हैं? मुस्तफा हुसैन ये सुनकर अपना दिल महसूस कर रह गए। अफसोस कि उर्दू के प्रोफेसर होने के बावजूद प्रोफेसर साहब ने अपने बेटे को ये नहीं बताया कि वह अंग्रेजी में उसके डैडी होने के अलावा उर्दू में उसके वालिद से किबला भी है। मुस्तफा हुसैन और एक तंजिया मजमून में लिखते हैं, ये वाक़या लाइब्रेरियों में रखी हुई नायाब किताबों के ताल्लुक से है। वो जो दिमाग की मलिका है, तो मैं ये नहीं पढ़ती, ड्रॉप करती क्योंकि सबको पता है। हाँ, मुस्तफा हुसैन का एक और मजमून साहब बाथरूम में है भी बहुत मकबूल हुआ। इसको भी ड्रॉप करती क्योंकि विजया जी पढ़ने वाले हैं। किसी गमज़दा के होठों पर संता जी आप जरा स्लोली बोलिए, आपने तो बहुत फास्ट बोल रहे हैं। अच्छा जी, स्पीक पेस योरसेल्फ, आराम से बोलिए। किसी गमज़दा के होठों पर मुस्कुराहट बिखेरना भी अपने आप में बहुत बड़ा हुनर है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। वो अपने दुख दर्द को छुपाकर दूसरों को खुशियाँ दे, लेकिन मुस्तफा हुसैन को अल्लाह ने उस फन से खूब नवाजा था। आप जितने अच्छे तंज निगार थे उतने अच्छे मिजाज निगार भी थे, लेकिन आपके फन में तंज से ज्यादा मिजाज की आमेजिश है। आप अपनी तहरीरों में मौजू के लिहाज से मिजाज के ऐसे ऐसे पहलू निकालते हैं जिससे कारी खूब लुत्फानंदोज हो जाता है। आपकी जबान और असलूब इस कदर खूबसूरत है कि कारी पढ़ता जाता, फिर धीरे से उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैलती जाती और फिर वो कहकहा लगाने लग जाता। बात में बात तो हर मिजाज निगार पैदा करता है, मगर मुस्तफा हुसैन तो अपनी तहरीरों में ऐसे गुदगुदाते ये कारी हंसी से लोटपोट हो जाता। अपने मज़ाहिया अदब के बारे में मुस्तफा हुसैन कहते हैं, मैं हंसी को एक मुक़द्दस फरीजा जानता हूँ और कहकहा लगाने को दुनिया का सबसे बड़ा एडवेंचर। जिंदगी की बेपनाह गमों में घिरे रहने के बावजूद इंसान का कहकहा लगाना ऐसा है जैसे वसी समंदर में भटकते हुए एक जहाज को अचानक कोई जजीरा मिल जाए। आपकी मिज़ा निगारी के चंद नमूने पेश है, मुलाहिजा करें। किस्सा दार से एक इक़्तिबास, उनका एक मिज़ाहिया मज़मून है किस्सा दार से। जब हम अपनी मसनूई बत्तीसी निकाल कर सो जाते हैं तो बच्चे इस बत्तीसी को खिलौनों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी पोपली शिकायत करते हैं तो बीवी कहती है, ऐसी भी क्या जल्दी है, खाना तो 10 बजे खाते हो।
घंटा 1.5 घंटा अगर बच्चे आपकी मसनूई बत्ती से खेले तो कौन सी आफत आ जाती है। कभी तुम्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि बच्चों के लिए खिलौने ही ले आओ। मुश्तबा हुसैन एक दर्दमंद इंसान थे, हमेशा मोहब्बत देते रहे और मोहब्बत लेते रहे। आप मोहब्बत के सौदागर थे। आप में इंसानी दर्दमंदी की और मोहब्बत की खुशबू बसी हुई थी। यही खुशबू आपकी तहरीरों में भी नुमाया दिखाई देती है। आपको बचपन से मिजाज पसंद रहा है। अपनी तारीख पैदाइश को लेकर भी उन्होंने खूबसूरती से मज़ाहिया वाक़या पेश किया कि इसे पढ़कर हम हंसने के लिए मजबूर हो जाए। तालीमी असनाद में वो अपनी हकीकी तारीखी पैदाइश से 3 साल कबल पैदा हुए, यानी 15 जुलाई 1933 दर्ज है स्कूल में, जबकि हकीकतन 15 जुलाई 1936 को पैदा हुए। इस मज़ाहिया वाक़े की तफसील बताते हुए आप लिखते हैं कि उनकी इब्तिदाई तालीम घर पे हुई। चौथी जमात में दाखिले का इम्तिहान अपनी गैर मामूली जहानत की वजह से पास कर लिया, लिहाजा उन्हें पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे में पढ़ने का मौका नहीं मिला। कम उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान देने में रुकावट न बने, इसलिए उनके वालिदैन ने उनकी उम्र 3 साल ज़्यादा लिखवा दी। तालीम की वजह से ज़्यादा उम्र लिखे जाने की वजह से उन्हें 3 साल पहले शादी करना पड़ी, 3 साल पहले रिटायर होना पड़ा और 3 साल पहले खुद को जवान दिल रखने के बावजूद बूढ़ा तस्लीम करना पड़ा। आपका एक और मज़ाहिया मजमून स्विस बैंक में खाता हमारा भी खासा दिलचस्प है, और इसी तरह मुशायरे और मुजरे में गज़ल सप्लाइंग एंड मैन्युफैक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और तके कलाम जब भी पढ़ो हंसते रहो। चेहरा दर चेहरा में तो आपने अपनी मौत से पहले ही अपनी ताज़ियत नामा लिख दिया था। एक और दिलचस्प मज़ाहिया मजमून है जो बेंगलोर से ताल्लुक़ रखता है। आप वहाँ एक सेमिनार में शरीक थे। इसी सेमिनार में एक खूबसूरत और एक सांवली सी 2 ख़वातीन बैठी थी, शामिल थी। इस प्रोग्राम में मुकर्रिर ने तकरीर करते हुए फरमाया, उर्दू का माज़ी जितना शानदार, यानी 2 लेडीज बैठे थे, एक खूबसूरत और दूसरी सावली सलोनी। उन्होंने फरमाया कि उर्दू का माज़ी जितना शानदार था, मुस्तकबिल उतना ही तारीख है। इस पर मुस्तफ़ा हुसैन ने सामने बैठी ख़वातीन की तरफ इशारा करके कहा, इत्तेफाक से इस वक्त उर्दू का रोशन माज़ी और तारीख मुस्तकबिल आपके सामने है। आपका मिजाज का एक और खूबसूरत अंदाज मुलाहिजा करें। मुस्तफ़ा हुसैन ने अपनी शादी का दावतनामा प्रोफेसर अब्दुल कादर सवरी को देते हुए कहा, सर मेरी चचाजाद बहन की शादी हो रही है, आप ज़रूर तशरीफ़ लाए। शादी किससे हो रही है? प्रोफेसर साहब ने सवाल किया। सर मुझसे, मुस्तफ़ा हुसैन ने शर्माते हुए कहा। इस वाक़े को पढ़ने के बाद तो वो इंसान कहकहा लगा कर हंस देगा जो कभी नहीं या बहुत कम कहकहा लगा कर हंसता है। यह कमाल तो मुस्तफ़ा हुसैन का ही था। आजकल हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगी की मसरूफियत की वजह से अपने वालिदैन पर ध्यान नहीं दे पाते, कई दिन उनसे मुलाकात नहीं कर पाते और माँ बाप उनका इंतज़ार करते करते अपने आखिरी सफ़र में निकल जाते हैं। मगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने वालिदैन का हर तरह से ख्याल रखते हैं, वक्त पर उनकी मिजाज पुरसी करते हैं और उनकी खिदमत अपना फ़र्ज़ अवलिन समझ कर करते हैं। मुश्तबा हुसैन ने सुलेमान खतीब के बच्चों को भी ऐसे ही नेक बच्चों में गिरदाना है। सुलेमान खतीब के एक प्रोग्राम में मुश्तबा हुसैन मेहमान थे। उन्होंने अपने स्पीच में कहा, सुलेमान खतीब के बच्चे काबिल तारीफ़ है कि उनके मरने के बाद आज तक उनकी याद में मुशायरा मुनक़्क़द करते हैं। अगर मेरी एक भी औलाद ऐसी होती तो मैं कब का मर गया होता। एक मरतबा मुश्तबा हुसैन को दोपहर के वक्त नामपल्ली स्टेशन से चार मीनार जाना था। उन्हें कड़ी धूप में कोई सवारी नहीं मिल रही थी। कुछ देर के बाद एक रिक्शा पर उनकी नज़र पड़ी। रिक्शा वाला कड़ी धूप में अपनी रिक्शा में बैठा आराम कर रहा था। मुश्तबा साहब ने उससे पूछा, चलोगे? वो बोला, कहाँ जाना है? मुश्तबा हुसैन ने कहा, चार मीनार। उस पर रिक्शा वाले ने करवट बदलते हुए जवाब दिया, आप जाइए, चार मीनार तो मेरा देखा भाला है। पद्म श्री अवार्ड से नवाजा जाने वाला, रियासती और बैनुल अक़वामी सरकारी और गैर सरकारी सतह पर अहम एजाज़ात व इनामात से नवाजा जाने वाला मुश्तबा हुसैन तंज व मिजाज का एक ऐसा जादूगर था जिसने अपनी तहरीरों से जादू जगाया, लोगों के चेहरों पर हंसी बिखेरी, अपने ख्यालों के ख़जानों से इंसानियत पर हंसी के ख़जाने लुटाए और फिर खुद ने खामोशी के साथ 27 मई 2020 की सुबह इस दुनिया से अपना नाता तोड़ लिया। उर्दू अदब में तंज मिजाज के हवाले से आप एक रोशन बाप थे। ये बाप बंद हो गया।
तंजिया और मज़ाही अदब का एक अहद खत्म हो गया। आपके जाने से मुस्कुराहटें जैसे थम गई। तंज और मिज़ाह की दुनिया सूनी हो गई। आपकी जुदाई इस सदी के हादसों में एक अहम हादसा है जिसकी भरपाई मुश्किल है। मिज़ाह निगाह जब दुनिया से चला जाता है तो सभी को सोगवार कर देता है, मगर जब जब हम उनकी तहरीरें पढ़ते हैं तो हम मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकते। आज हम मुस्तफा हुसैन को उन्हीं के मिजाज के जरिए याद करके खिराज पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह 60 बरसों तक हमारे चेहरों पर इस शख्स ने खूब मुस्कुराहटें सजाई है तो इसका उन्हें अजर देना और मगफिरत करके जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमाना। आमीन। इस शहंशाह तंज़ मिजाज की तदफीन 27 मई बाद नमाज असर मस्जिद फरमानवाड़ी अबिड्स में अदा की गई और फरमानवाड़ी कब्रस्तान में ही तदफीन अमल में आई है। एक शेर आपके नाज़र करती हूँ मुस्तफा हुसैन के रेलत के तौर। चला गया मगर अपना निशान छोड़ गया, चला गया मगर अपना निशान छोड़ गया, वो शहर भर के लिए दास्तान छोड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये बड़ा मजमून था, मैंने उसको मतलब कट किया अभी बैठे बैठे थोड़ा। बहुत अच्छा मजमून था, बहुत अच्छा मजमून था। शुक्रिया जिया भाई, बहुत शुक्रिया। थोड़ा और छोटा हो सकता था। चलिए मुश्तबा हुसैन की हेलो हाँ हेलो, हाँ, आ रही है मेरी आवाज? आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही। आ रही है, आ ठीक रही है है। ठीक है। मुश्तबा हुसैन की तहरीरों की एक खूबी ये भी है कि वो जब भी मौका मिले अपने आप पर जरूर तंज करते। एक मजमून उन्होंने लिखा है स्विस बैंक में खाता हमारा। देखिए उसमें उन्होंने अपने आप पर कैसे तंज किया है। चलिए सुनते हैं ये कांचन की जुबानी। हेलो कांचन। Kanchan, you to unmute yourself. कांचन, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। नहीं आ रही है। नहीं आ रही। Please, Kanchan, please unmute yourself. अनम्यूट। नहीं, unmute कीजिएगा please. नहीं, बोलिए भी कंचन। नहीं कंचन आप नहीं 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 आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। कॉलर अप, नो कॉलर अप। Yeah, I'll call her up. I'll call her up. वो बुलाने गई हैं किसी को ठीक कराने के लिए। उनका तो बेटा हो नहीं। सब टेक्निकल एक्सपर्ट। हाँ, टेक्निकल एक्सपर्ट के पास गई हैं। नसरीन ताहिरा नहीं आई अभी तक? किसी और को ले लीजिए जब तक। नहीं, आ जाएगी अभी, आ जाएगी 2 मिनट में। हाँ, यस, अब ठीक है। स्टार्ट कंचन। हाँ, स्विस बैंक में खाता हमारा। हजरात हजरात, मैं किसी मजबूरी और दबाव के बगैर पूरे होशो हवास के साथ ऐलान करना चाहता हूँ कि स्विट्जरलैंड के एक बैंक में मेरा अकाउंट है। आप इस बात को नहीं मानते तो ना मानिए। मेरी बीवी भी पहले इस बात को नहीं मानती थी, पर अब न सिर्फ इस बात को मान गई है बल्कि मुझे भी मानने लगी है। आप सोच रहे होंगे जब सब लोग अपने खातों को पोशीदा रखने के 100 जतन कर रहे हैं तो ऐसे में मुझे ऐलान करने की क्या जरूरत आन पड़ी। ये बात ये है, एक दिन मैं दफ्तर से थका मांदा घर पहुंचा तो बीवी ने कहा, लगता है आप दफ्तर में काम भी करते हैं। फिर बोली,
सबको तो मेहनत का सिला मिलता है, पर तुम्हें क्या मिल रहा है? मैं खामोश रहा। मैंने सोचा उसके पास 30 वर्षों का माजी तो है, पर आने वाले कल के लिए कुछ भी नहीं। इसलिए चलो आज उसे थोड़ा सा मुस्तकबिल दे देते हैं, खुशाइंद मुस्तकबिल। लिहाजा मैंने कहा, आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। खुशखबरी? हाँ, जानती हो, मेरा स्विस बैंक में अकाउंट है। सुनते ही बीवी का मुंह खुला का खुला रह गया। बड़ी देर बाद जब मुंह बंद हुआ तब उसने घर के खिड़की दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो? बोली, स्विस बैंक के खाते की कोई बात यूं खुल्लम खुला करता है भला? तुम्हें ऐलान करने की क्या जरूरत है? लेकिन ये बताओ, ये खाता तुमने खोला कब? मैंने कहा, 4 साल पहले। मैं जब यूरोप गया था। बीवी हैरत में थी, क्योंकि उसे पता था यूरोप जाते वक्त मेरे पास सिर्फ $20 थे। अगरचे हुकूमत ने मुझे $500 तक खरीद लेने की इजाजत दी थी, लेकिन उसके लिए हिंदुस्तानी करेंसी की जरूरत थी, और आप जानते हैं हिंदुस्तानी करेंसी हिंदुस्तान में ही नहीं मिलती। कितना हासिल करना कितना मुश्किल है। इतने में मेरी बीवी दुनिया का नक्शा ले आई और बोली, ये मुआ स्विट्जरलैंड है कहाँ? मैंने दिखाने की कोशिश शुरू की, उंगली रखने पर गायब हो जाता। किसी तरह कलम की नोक से उसे स्विट्जरलैंड दिखाया। फिर बीबी ने कहा, तुम तो सैर सपाटे के लिए गए थे, फिर ये अकाउंट वाला मामला कब ज़हूर में आया? मैंने कहा, ये पहाड़ और कुदरती मनाजिर सब बहाने की बातें हैं। वहां जो भी जाता है कुछ और ही करने जाता है। पहाड़ इसलिए अच्छे लगते हैं कि उनके दामन में वो मशहूर, वो मारूफ बैंक हैं जिनमें पैसा जमा कराओ तो बीवी तक को पता नहीं चलता। उन बैंक को हटा लो वहां से तो वहां की कुदरती खूबसूरती धरी की धरी रह जाएगी। सच तो ये है कि जिसने पहलगाम, गुलमर्ग और पीर पंजाल में हिमालय के पहाड़ देखे हों, उसे वहां के पहाड़ क्या पसंद आएंगे? बीवी ने कहा, इसका मतलब तुम बस खाता खुलवाने गए थे। अरे हिंदुस्तान के ही किसी बैंक में जमा कर देते। मैंने कहा, यहाँ आए दिन तो डाके पड़ते रहते हैं, फिर स्विस बैंक में खाता खोलने का लुत्फ ही कुछ और है। और यूं मैंने खुशाइन मुस्तकबिल के कुछ लम्हे अपनी बीवी को सौंप दिए। एक वाकया याद आया। एक महफिल में एक मशहूर व मारूफ अदीब से एक मशहूर और मारूफ बैंकर का तारुफ कराया गया। तो बैंकर ने अदीब से कहा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मैंने आज तक आपकी कोई किताब नहीं पढ़ी। इस पर अदीब ने कहा, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन मेरी भी बदकिस्मती ये है कि मैं आज तक किसी बैंक में दाखिल नहीं हुआ। ये तो रहा वाकया। खैर, मैं तो बैंक जाता हूँ क्योंकि तनख्वाह चेक से मिलती है और मेरा बीवी के साथ जॉइंट अकाउंट है। इसकी एक खुसूसियत ये है कि जमा करने मैं जाता हूँ और निकालने वो जाती हैं। वैसे अपनी माली हालत तो ऐसी है कि कोई 20-25 रुपए उधार मांगता है तो रकम तो नहीं देता हूँ, लेकिन उसे दुआएं जरूर देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझको इस काबिल समझा कि वो 20-25 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन पिछले 3 महीनों से एक अजीबोगरीब कैफियत से गुजर रहा हूँ। मुझे यकीन था मेरी बीवी स्विस बैंक में खाते वाले राज को अपने सीने में छुपाए रखेगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुझे एहसास होने लगा कि इस राज की रोशनी मेरे घर की तरफ धीरे धीरे फैलने लगी है। एक दिन मैं मोहल्ले की दुकान पर मोजे खरीदने गया, पर उसकी कीमत मेरी बिसात के बाहर थी। दुकानदार ने फौरन कहा, ले जाइए, पैसे बाद में दे दीजिएगा जब स्विट्जरलैंड से आपका पैसा आएगा। मैं चौंक गया। फिर मैंने ये महसूस किया कि मोहल्ले के वो लोग जो मुझसे मुंह छिपाते थे न सिर्फ अपना मुंह दिखाने लगे हैं, बल्कि जरूरत से ज्यादा झुक झुक के सलाम करने लगे हैं। मेरे एक पड़ोसी जो कपड़े का कारोबार करते हैं,
पर कारोबार का ढंग ऐसा है कि जैसे सारे मुल्क को नंगा करके छोड़ेंगे। 20 बरसों के पड़ोसी हैं, लेकिन उनसे ताल्लुक पिछले 2 महीने से हुए हैं। वो अब उनकी बीवी मेरी बीवी की सबसे अच्छी सहेली बन गई है। मुझे भी कई मर्तबा अपने घर बुला चुके हैं और मेरे साथ वैसा सलूक करते हैं जैसे अहले गरज बेईमान वजीरों के साथ करते हैं। पिछले हफ्ते बीवी ने बताया कि पड़ोसन ने स्विस बैंक में खाता खोलने का तरीका पूछा है। मैंने कहा उन्हें कैसे मालूम कि हमारा खाता है वहां? बीवी ने कहा अरे उन्हें कहाँ पता, तुम पढ़े लिखो हो इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं, बताने में क्या हर्ज है, आखिर पड़ोसी ही है। मैंने कहा पड़ोसी तो 20 बरस से थे, लेकिन सलूक तो पड़ोसी से सलूक तो पिछले 2 महीनों से कर रहे हैं। फिर भी मैंने खाता खोलने का तरीका उन्हें बता ही दिया। परसों भी एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। मैं सुबह ड्राइंग रूम में बैठा दाढ़ी बना रहा था कि एक भिखारी मेरे दरवाजे और एक दूसरा भिखारी पड़ोसी के दरवाजे आवाज दे रहा था। तभी दूसरे भिखारी ने मेरे घर के सामने वाले भिखारी से कहा, मियाँ उस घर पर आवाज लगा के क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो? उसका तो सारा पैसा स्विस बैंक में है। पानी अब तो मेरे सिर से ऊंचा उठ चुका था। मैंने फौरन बीवी को तलब किया और कहा कि मैंने तुमको स्विस बैंक की ये खाते वाली बात का तुम्हें राजदार बनाया था। बीवी ने ऊंची आवाज में कहा, हाँ तो क्या हुआ? मैंने कहा गलत नहीं, वो अधूरा था। मैंने तुम्हें खाते का नंबर, खुफिया नाम और जमा रकम के बारे में कुछ नहीं बताया। बीवी ने कहा खाते का नंबर 420, खुफिया नाम गोभी का फूल और जमा रकम बस 10 फ्रैंक है। मैंने हैरत से पूछा तुम्हें किसने बताया? बीवी बोली खुफिया एजेंसी ने। मैंने बात बदलते हुए कहा हिंदुस्तान में ये सहूलियत है कि तारीखी मुकाम को देखने जाते हैं तो उस मुकाम पर अपना नाम भी लिख देते हैं, और ताकि सिर्फ सनद न रहे बल्कि अपनी निशानी भी मौजूद रहे। स्विट्जरलैंड में ये सहूलियत तो मैसर नहीं है, लिहाजा मैंने यादगार के तौर पर अपना अकाउंट खोल दिया और अब तो इसे बंद कराने की सोच रहा हूँ। बीवी ने कहा खबरदार जो इस अकाउंट को बंद किया तो। इन दिनों समाज में इज्जत उसी की है जिसका स्विस बैंक में अकाउंट हो। तुमने तो जज्बाती होकर गफलत में अकाउंट खोला था, मुझे क्या पता था कभी तुम्हारी गफलत से फायदा भी पहुंच सकता है। देखते नहीं कि समाज में तुम्हारी कितनी इज्जत हो रही है, कितनी दावतें खा चुके हो। दुकानदार उधार तक देने लगे हैं, लोग झुक झुक कर सलाम करने लगे हैं, और तो और मोहल्ले की लेडीज क्लब के चेयरपर्सन के तौर पर आज मेरा बिला मुकाबला इंतखाब होने वाला है। ये सब किसकी बदौलत है? जरा सोचो तो, मुल्क के सारे शुरफा अब अपने अकाउंट स्विस बैंक में खोलने लगे हैं और तुम अपना खाता बंद करते चले हो। खुदा का शुक्र अदा करो कि एक इत्तेफाकी गलती से तुम्हारा भी शुमार शुरफा में होने लगा है, वरना जिंदगी भर जूतियां चटकाते फिरते। मेरा ये हुक्म है, गुजारिश नहीं। ये अकाउंट अब बंद नहीं होगा। ये कहकर मेरी बीवी लेडीज क्लब के चेयरपर्सन के इंतखाब में हिस्सा लेने चली गई और मैं दुनिया के नक्शे में फिर से स्विट्जरलैंड की तलाश करने लगा। अच्छा है। गुड गुड। द रिएक्शन। तालियां सिर्फ मैं बजा रही हूँ। हेलो, हम लोग सबने बजाए, सबने बजाए ताली। सबने बजाए। मेरी आवाज आ रही? आ रही। कांचन को तो अच्छी अच्छी चाय सप्लाई हो रही साइड से। आवाज बड़ी खूबसूरत है आपकी। तो ये है मुश्तबा हुसैन। वो मामूली मामूली बातों से भी ह्यूमर पैदा करने में माहिर थे। जैसे कि आप सब जानते हैं बारिश के मौसम में हर कोई पकोड़े खाना पसंद करता है। तो देखिए कि भजिया या पकोड़े जिसको हम कहते हैं उसका वो कैसे बयान करते हैं। कोट, जब भी बारिश का मौसम हो और बूंदाबांदी की शरारत अपने जौहर दिखाने लगे तो आलू और प्याज का अखलाकी फर्ज बनता है कि बेसन की दबीज चादर ओढ़कर तेल में बिना खौफ और खतर छलांग लगा दे। ये इंसानी समाज के लिए उनकी वो अजीम कुर्बानी होगी जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। किसी ने मुझे लगता है पकौड़ों की इस तरह से डेफिनेशन नहीं दी होगी।
मुस्तफा हुसैन मिजाह निगार, तंज निगार तो थे, जर्नलिस्ट भी थे। उन्होंने खाके भी बहुत लिखे हैं, जिसको हम कैरिकेचर या स्केच कहते हैं इंग्लिश में। तो बहुत से लोगों के उन्होंने खाके लिखे हैं और उस किताब का नाम है चेहरा दर चेहरा। आइए डॉक्टर नसरीन से सुनते हैं इस किताब में मुस्तफा साहब ने क्या लिखा है। नसरीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ आ रही है। मेरे मजमून का उन्वान है मुस्तफा हुसैन, चेहरा दर चेहरा। उठ गई हैं सामने से कैसी कैसी सूरतें, उठ गई हैं सामने से कैसी कैसी सूरतें, रोए किसके लिए, किस किस का मातम कीजिए। रोए हम किसके लिए? जी चलिए कोई बात नहीं, चलिए पढ़िए। रोए किसके लिए, किस किस का मातम कीजिए। इस लॉकडाउन में उर्दू अदब की बहुत सी जो मुसन्निफ थे उनका इंतकाल हो चुका है, उसमें एक मुस्तफा हुसैन भी है। तो मुस्तफा हुसैन की बहुत सारी किताबें हैं और 15 किताबें अब तक उनकी छप चुकी हैं। और चेहरा दर चेहरा ये जो उनकी खाकों की किताब है, उसके ऊपर उनको पद्मश्री से, मतलब उनके पूरे अदब पर 1993 में लिखी गई किताब है, पद्मश्री से नवाजा गया था। और चहार सू शगुफा इस जैसे महानामों में उनके गोशे भी छपे हैं। और हसन चिश्ती ने उनके ऊपर कई किताबें मुरतब भी की हैं। तो आपकी किताबें हैं आपकी तारीफ, आदमी नामा, सो वो भी है आदमी, बहरहाल, चेहरा दर चेहरा, कॉलम बर्दाश्ता, जापान चलो, मेरा कॉलम, ये उनकी चंद किताबों के नाम है। चेहरा दर चेहरा ये शख्सी खाकों का उनका तीसरा मजमुआ था। वो लिखते हैं, आज की बेचेहरा जिंदगी में बेशतर इंसानों के हिस्से में असली चेहरा तो कम और मुखौटे ही ज्यादा है। मैंने उन्हीं मुखौटों को हटाकर चीजें, जो खुशगवार बातें, लम्हे और वाकयात एकजा किए हैं, क्योंकि खुशगवारी ही जिंदगी को गवारा बनाने का वाहिद जरिया है। 152 सफ़ात पर ये मुश्तमिल किताब है, जिसमें इंद्र कुमार गुजराल, ख्वाजा अहमद अब्बास, अख्तर हुसैन, ख्वाजा अहमद, शाहिद जोए अंसारी, जोगिंदर पाल वगैरह, कश्मीर लाल जाकिर, इस तरह के कई लोगों के और कई शख्सियात के खाके उन्होंने खींचे हैं। इनकी तहरीर की चंद नुमाया खुसूसियात जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे नजर आई कि उसमें महकात निगारी है, पैकर तलाशी के सभी वसाइल इनमें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे तशबीह, मुहावरे, कहावतें उनकी तहरीर का खासा हिस्सा है। पुरमायनी जुमले मिजाह लिए हुए होते हैं, लेकिन उनका अंदाज बड़ा ही दिलचस्प होता है। चेहरे पर बरबसी मुस्कुराहट आ जाती है। वो संजीदा बातें और जिंदगी के अलमिए, कमियां, कमजोरियां भी तंज़ो मिजाज की आड़ में इस तरह बता जाते हैं कि कारी पे चेहरे के मुस्कुराहट के बावजूद दिल में कसक सी पैदा हो जाती है। उनकी किताब चेहरा दर चेहरा, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ, दिगर नामचीन अफराद के साथ साथ उन्होंने अपनी याद में उन्वान के तहत खुद का भी खाका खींचा है। उसमें वो लिखते हैं कि लोगों पर हंसना और फप्तियां कसना आसान होता है, लेकिन खुद पर और अपनी जिंदगी के वो लम्हात और वाकयात जिनको भुलाना आसान नहीं होता, जो तलखी और तुलसी लिए हुए होते हैं, उन्हें खुशदिली से बयान करने का फन शादो नादिरी फनकारों में पाया जाता है। लेकिन मुस्तफा हुसैन अपने आप पर बहुत सारी फप्तियां कसते हैं और बहुत सारी बातें अपने बारे में लिखते हैं। अगर वो चाहते तो अपनी आप बीती एक बहुत मतलब आप बीती अगर लिखते हो तो एक ज़ख़ीम किताब तैयार हो जाती, लेकिन उन्होंने अपनी याद में इस उन्वान के तहत खुद का ही खाका अपने मौत से चंद बरस पहले गालिबन 1993 में लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने इस खाके में उन्होंने अपनी उम्र, जंग आज़ादी के वक्त के वाकयात, अपने खानदान, अपने भाई बहन और माँ बाप की मर्जी से कम उम्र में उनकी चचाजाद बहन से हुई उनकी शादी, उनके दोस्त, पढ़ाई, उनके ख्वाहिशात और हॉस्टल की जिंदगी, और एक बच्चे के बाप, 21 साल की उम्र में एक बच्चे के बाप बनने के बाद भी उन्हें जो एक इश्क हुआ था एक लड़की से, और उसका अंजाम ही हुआ कि महबूबा की शादी कहीं और हो गई, और अपने कलमकार बनने की तफसीलात इसमें बड़े ही मजाहिया अंदाज में बयान की।
ये भी बताया है कि जिंदगी भर वो जो बनना चाहते थे वो बन नहीं पाए। वो तंज मिजा लिख नहीं पाएंगे और वो सोचते थे कि वो तंज मिजा लिख नहीं पाएंगे क्योंकि वो एक गमजदा आदमी है। आशा और ये बात उन्हें उम्र के आखिरी हिस्से में पता चली। अपने खुदकशी का ख्याल भी उनके दिल में आता था और अपने खुदकशी करने की ख्वाहिश के मुतालिक भी उन्होंने मिजा का सहारा लेकर इस मजमून में अपने बारे में लिखा है। उनके दोस्त जिनकी राय उनके लिए खास अहमियत की हामिल थी, ऐसे दोस्त थे उनके जो एक एक कर इस दारे फानी से कुछ कर गए, तो उनके अंदर बहुत कुछ टूट फूट गया। वो लिखते हैं, एक दिन वीरान पार्क के पुरानी बेंच पर बैठकर मैंने हिसाब लगाया कि इस शहर में अब उनके सिर्फ 4 दोस्त बाकी रह गए और उन्होंने एक अचानक फैसला किया कि अब मरने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके जनाजे को कंधा देने के लिए कम से कम 4 आदमियों का होना जरूरी था। कहने को उनके 2 जवान बेटे भी थे, लेकिन मरहूम का ख्याल था कि दोस्तों के कंधों पर दोस्त की लाश का बोझ बेटों के कंधों पर बाप की लाश के बोझ से कहीं ज्यादा हल्का महसूस होता है। वो अपने मौत के मुतालिक दिल को छू लेने वाले अंदाज में और दिलचस्प पहराए में अपनी बात को रखते हैं। वो लिखते हैं कि इनके मरने से अदब में कोई खिला पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मरहूम का दावा था कि लोग मरकर अदब में खिला पैदा करते हैं, लेकिन उन्होंने जिंदा रहकर अदब में लगातार खुदा खिला पैदा किया था। उनकी जिंदगी और उनके अदब की यही बड़ाई है। आखिरी उम्र में वो अपने अजीज दोस्त शहरयार का ये शेर अक्सर गुनगुनाते थे, जिंदगी जैसी थी उसको तो न पाया हमने, जिंदगी जैसी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। 27 मई 2020 को अपने तंज मिजाह से सबके चेहरे पर तबस्सुम बिखरने वाले मुस्तफा हुसैन 84 बरस की उम्र में उर्दू अदब में कभी न पूर होने वाला किला छोड़कर हम सबको गमगीन कर गए। उन्हें मैं सलाम करती हूँ और उन्हें खराज तहसीन पेश करती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे नसरी, शुक्रिया। अच्छा मकाला था। मुश्तबा हुसैन साहब से मेरे पर्सनल रिलेशंस थे। उनके ताल्लुक से एक बात बताना चाहती हूँ कि उनके 2 बड़े भाई और एक और थे, महबूब हुसैन जिगर और इब्राहिम जलीस, जैसे कि नसीमा ने उनके सवाने हयात के ताल्लुक से बताया। ये अजीब इत्तेफाक है और शायद उर्दू अदब में और कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलती कि वो तीनों भाई यानी महबूब हुसैन जिगर, इब्राहिम जलीस और मुश्तबा हुसैन तीनों तंज़ो मिज़ाह के नामवर टॉप के मुसन्निफ थे और तीनों का अलग अलग मकाम है उर्दू अदब में। उनकी इसी खिदमात को सराहते हुए, हेलो, हाँ, we can hear you, no problem. yes. उनकी इसी खिदमात को सराहते हुए हाजी गुलाम मोहम्मद आजम एजुकेशन ट्रस्ट पुणे, उन्होंने एक किताब शाये की जिसका नाम है उर्दू अदब के 3 भाई। तीनों की खिदमात जो है उर्दू अदब में, उसके ताल्लुक से ये किताब छापी गई थी 2009 में और इसका इजरा पूना में हुआ था और उस वक्त मुश्तबा साहब खुद यहाँ तशरीफ लाए थे और हमारे मेहमान भी रहे और उनसे बहुत सारी बातें हुई। जितना दिलचस्प और शगुफ्ता वो लिखते हैं, उनकी बातें भी उतनी ही दिलचस्प और शगुफ्ता होती हैं। उसके बाद भी जब भी हम हैदराबाद जाते किसी सेमिनार के ताल्लुक से या मुशायरे के ताल्लुक से, तब भी उनसे मुलाकातें होती रहती थी, फोन पर भी अक्सर बातें होती रहती थी और आखिरी वक्त में वो काफी बीमार रहे कई दिनों तक, लेकिन वो ज्यादा आते जाते नहीं थे, इसके लिए फोन पर बहुत उनसे बातें होती रहती थी। इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सबसे मोहब्बत करने वाले और प्यार करने वाले इंसान थे। अभी जैसे कि कांचन ने कहानी पढ़ी, वैसे एक कहानी है जिसका नाम है साहब बाथरूम में है। ये मजमून उन नाम निहाद बड़े लोगों पर तंज है जो बाथरूम का बहाना करके लोगों का सामना नहीं करना चाहते, वो ऐसा करके अपनी बड़ाई जाहिर करना चाहते हैं। ये एक तरह का फैशन है जो समाज के आला और औसत से जरा बड़े तबके में राइज है। उन्हें जब भी फोन किया जाए जवाब मिलेगा साहब बाथरूम में है।
इस दिलचस्प कहानी को सुनते हैं विजया जी से। शुक्रिया ममता जी, शुक्रिया। वेलकम। आमतौर पर हम सब इस बात से वाकिफ है कि किसी बड़े आदमी से बात करनी हो तो जवाब होता है साहब बाथरूम में है। ऐसे ही किसी वाकये से मुतासिर होकर जनाब मुश्तबा हुसैन साहब ने एक मज़ाहिया मजमून लिखा था जिसका उन्वान था है साहब बाथरूम में है। आइए सुनते हैं। एक दिन मैं अपने इलाके के नेता बद्री नारायण जी से बात करने के लिए फोन किया तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने कहा साहब बाथरूम में है, थोड़ी देर बाद फोन करें। मैंने सोचा जब बद्री नारायण जी बाथरूम में है तो क्यों ना मैं भी बाथरूम में हो आऊं। जैसे राजा वैसी प्रजा। कुछ देर बाद अपनी बाथरूम से निकलकर मैंने उन्हें फिर फोन लगाया। वो तो जवाब आया साहब बाथरूम में है। मैंने डरते हुए पूछा साहब बाथरूम से कब तक बाहर आ जाएंगे? सेक्रेटरी बोला अजीब आदमी है आप, मौत और आदमी के बाथरूम से निकलने का भी भला कोई वक्त होता है? वो बाथरूम में गए हैं तो एक ना एक दिन निकल आएगा, क्या जल्दी है? दिनों को याद करने लगा जब न तो बद्री नारायण जी के घर में बाथरूम हुआ करता था और न कि मेरे घर। कितने अच्छे दिन थे वो, जबकि प्राइवेट सेक्रेटरी और टेलीफोन की मदद के बगैर खुले मैदान में उनसे सुबह शाम मुलाकात हो जाया करती थी। बल्कि हम लोग तो एक दूसरे से कुछ दूर बैठकर काम की बातें भी कर लिया करते थे। ये जरूर है कि बीच में कभी हेलो हेलो भी कहना पड़ता था। मैंने सोचा इतनी देर में क्यों ना मैं उस अफसर से बात कर लूं, इतनी देर में क्यों ना उस अफसर से बात कर ली जाए जिसके पास बद्री नारायण जी की सिफारिश करानी थी। मुझे डर था इस अफसर के पास भी एक प्राइवेट सेक्रेटरी है और कमबख्त के घर में वो महफूज जगह भी है जिसे बाथरूम कहते हैं। चुनाचे सीधा सा जवाब आया साहब बाथरूम में है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी फिर बाथरूम में हो आऊं, मगर अपने ख्याल पर हंसी भिलाई कि आम और मामूली आदमी की किस्मत में इतनी देर तक बाथरूम में रहना कहाँ लिखा होता है। वो बेचारा तो दिन भर में बड़ी मुश्किल से एक ही बार बाथरूम में जाने की हिम्मत करता। अब भला बताइए कि घर में रहने की ये भी कोई जगह है? खैर एक एतबार से ये अच्छा भी है क्योंकि आम आदमी भी बाथरूम में रहने लग जाए तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। और मुश्किल ये है कि मुल्क को तो बाथरूम में नहीं भेजा जा सकता। खैर 1 घंटे बाद मैंने बद्री नारायण जी को फिर फोन लगाया। इससे पहले कि उनका प्राइवेट सेक्रेटरी उन्हें फिर बाथरूम में भेज देता, मैंने खुद पूछ लिया हेलो, कहीं बद्री नारायण जी बाथरूम में तो नहीं है? हैरत से बोला तुम्हारी सूंघने की ताकत बड़ी जबरदस्त लगती है, इतनी दूर से पता चला लिया कि साहब बाथरूम में है। मैंने कहा भैया ऐसी बात नहीं है, 1 घंटा पहले जब मैंने उन्हें फोन किया था तो पता चला था कि वो बाथरूम में है। मैंने सोचा कि अब तक वापस आ गए होंगे तो बात कर लूं। सेक्रेटरी बोला 1 घंटा पहले दूसरे प्राइवेट सेक्रेटरी ने उन्हें वहां भेजा था, अब है। मैंने कहा इसका मतलब है अब उन्हें बाथरूम में भेजने की जिम्मेदारी तुम्हारी। सेक्रेटरी बोला मेरी ड्यूटी तो उस वक्त शुरू होगी जब वो बाथरूम से बाहर आ जाए, अभी तो वो वहां है। ये सुनते ही मेरे हाथ से टेलीफोन का रिसीवर गिर गया। जब मैं नीचे गिर गया तो उसमें से खैखा भरी आवाजें आने लगी, रांग नंबर। मैं सोचने लगा
हमारा टेलीफोन सिस्टम भी कितना अजीब है। सारी बात करने के बाद पता चलता है कि हाँ खिलाया था। उस दिन मैंने बद्रीनारायण जी को फोन नंबर तो सही मिलाया था, लेकिन वो गलत जगह मिल गया था, क्योंकि हमने बद्रीनारायण जी को एक अलीशान कोठी में भेजा था और वो बाथरूम में जाकर बैठ गए। हमारा या टेलीफोन सिस्टम का क्या कसूर? शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब मैं किसी बड़े आदमी को फोन करूं और मुझे यह इत्तला न मिले कि वो बाथरूम में। इधर जब से बड़े आदमियों ने ज्यादा से ज्यादा बाथरूम में रहने की आदत डाल ली है, तब से आदमी और घर दोनों का तस्वुर बदल गया है। परसों की बात है, मैं ड्राइंग रूम में बैठा था, फोन की घंटी बजी तो मेरी बीवी ने ये कहकर फोन बंद कर दिया कि वो तो बाथरूम में है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या घर में कोई मेहमान आया है? मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ, फिर बाथरूम में कौन है? वो बोली, तुम हो तुम, और कौन होगा? मैंने गुस्से से कहा, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ मगर मैं तो यहाँ बैठा हूँ। वो बोली, वो तो मैं भी जानती हूँ कि तुम यहाँ बैठे हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी कभी बड़े आदमी बनो। तुम्हें भी बड़ा आदमी बनने का हक हासिल है। मैंने तो ये देखा है कि तुम जब भी किसी बड़े आदमी को फोन मिलाते हो तो वो हमेशा बाथरूम में होता है, और तुम हो कि सारा दिन ड्राइंग रूम में बैठे मक्खियां मारते रहते हो। आखिर मैं भी बड़े आदमी की बीवी बनना चाहती हूँ। आज से तुम बाथरूम में रहने की कोशिश करो, अगर नहीं रहते तो मैं रहने लग जाऊंगी। मैं तो सिर्फ पहले आप के चक्कर में मारी जा रही हूँ। एक जमाना था जब घर के नक्शे में बाथरूम ऐसे ही होता था जैसे दुनिया के नक्शे में ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल अलग थलग। मगर अब बाथरूम ही असल घर नजर आने लगा है। पिछले दिनों मैंने एक अखबार में इश्तिहार पढ़ा था जिसमें लिखा था, जरूरत है एक खुशनुमा बड़े बाथरूम की, इसके साथ अगर अटैच बेडरूम भी हो तो ठीक होगा, न भी हो तो चलेगा। मैंने सोचा था कि इश्तिहार देने वाला यकीनन पेट की बीमारी का मरीज हुआ, मगर अब पता चला वो बड़ा आदमी था। पेट बड़ा बदकार है। पेचिस की बीमारी और बड़े आदमी दोनों को एक ही सफ में खड़ा कर देता है। एक बार हमें एक बड़े आदमी के बाथरूम में जाने का मौका मिला था। हम तो उसे देखकर ही दंग रह गए। इतना बड़ा बाथरूम था कि इसमें हमारा सारा घर आंगन समेत समा सकता था। टाइलें, क्या भड़कीले आईने थे। हम तो इसकी खूबसूरती को देखकर इतना दंग रह गए कि इसे इस्तेमाल किए बगैर ही वापस आ गए। दोस्तों हमारी बातों का मतलब ये न लिया जाए कि हम सिरे से बाथरूम के खिलाफ है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर आज के बड़े आदमी ने अपने रहन सहन के तरीके बदल लिए हैं और वो बाथरूम में ज्यादा रहने लगा है, तो फिर टेलीफोन का आला अपने ड्राइंग रूम में क्यों लगवाता है? बाथरूम में ही लगवा ले, बल्कि डाइनिंग टेबल भी वही रखवा ले तो अच्छा है। कई बार तो अवाम 5-5 वर्षों तक बड़े आदमी को ड्राइंग रूम और दफ्तर में ढूंढते रह जाते और वो बाथरूम में बैठा रहे। शुक्रिया। कल से सब हम लोग बड़े आदमी की बीवियां बन।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। शुक्रिया। तो ये मुश्तबा हुसैन है। उन्होंने अपनी, जैसे अभी देखा उनकी बीवी ने कहा कि साहब बाथरूम में है, तो उनकी बीवी की अपनी बीवी के बारे में वो कहते हैं कि आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये जो हमारी निस्फ बेहतर यानी बेटर हाफ है, वो पिछले 48 बरसों से लगातार हमारी निस्फ बेहतर बनी हुई है। वो इब्तिदा ही से हमारे खानदान की फर्द हैं, इसलिए कि ये एक जमाने में हमारी चचाजाद बहन हुआ करती थी, जिसे अंग्रेजी में फर्स्ट कजिन कहते हैं। कमोबेश 70 बरस पहले जब हमें खुद अपने खानदान का फर्द का शर्फ हासिल हुआ था, तो उसके 4-5 बरस बाद हमारी निस्फ बेहतर भी इस दुनिया में आकर हमारे खानदान में शामिल हुई थी। एक पुराने एल्बम में हमारी नजर इस तस्वीर पर पड़ी। उसमें हमने ये मंजर देखा कि हमारी ये साबिक फर्स्ट कजिन और मौजूदा निस्फ बेहतर, जिसकी उम्र उस वक्त 3-4 बरस की होगी, हमारे सीधे हाथ की उंगली पकड़कर पांव चलने की कोशिश कर रही है। उस वक्त हमारी उम्र होगी कोई 8-9 बरस की। उस तस्वीर को इससे पहले हमने कभी इतने गौर से नहीं देखा था। अब जो देखा तो अंदाजा हुआ कि बस यही वो तस्वीर है जिसमें हमारी मौजूदा अज़दवाजी जिंदगी यानी मैरिड लाइफ के फसाद की असली जड़ पोशीदा है। हमें क्या मालूम था कि ये मासूम सी बच्ची जो तस्वीर में पांव चलने की कोशिश कर रही है, हमारी उंगली थामे हुए है, आगे चलकर हमारा पहुंचा पकड़ लेगी और कभी कभी तो गला पकड़ने से भी बाज नहीं आएगी। मुश्तबा हुसैन जितने अच्छे मुसन्निफ थे, लिखने वाले थे, उतने बहुत अच्छे इंसान थे। अक्सर देखा गया है कि जब कोई अदीब या शायर मशहूर हो जाता है तो वो नए लिखने वालों को कुछ समझता नहीं, कोई अहमियत नहीं देता, लेकिन मुश्तबा साहब वैसे नहीं थे। वो हमेशा नए लिखने वालों को एनकरेज करते थे, उनकी हौसला अफजाई करते थे और मुनासिब मशवरे भी देते थे। चलिए आइए इनके मुश्तबा हुसैन साहब के और जिंदगी के और पहलुओं पे नजर डालते हैं डॉक्टर ताहिरा से। आइए क्या मुमताज ताहिरा आइए? नहीं आइए। नो आई डोंट थिंक सो। एक मिनट शायद जी ताहिरा आई है? ताहिरा आई है? हाँ आई है, लिख तो रही है ना, गैलेक्सी नोट लिखा हुआ है उधर। हाँ गैलेक्सी नोट लिखा। आप जरा पूछिए उनको, कैन शी कम ऑनलाइन? ठीक है दिख तो रही है वो, मैं देखती हूँ। ऑनलाइन है वो। हाँ यस शी इज देयर। सलाम ताहिरा जी। उसका माइक ऑन है क्या? देखती हूँ। मुझे वो कुछ बोल तो रही है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा, उसका माइक बंद है शायद से। उनका माइक म्यूट है। म्यूट है। ताहिरा जी आप माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ तेरा ताहिरा तुम्हारा माइक म्यूट है, देखो ना। हाँ उसका तो ऑन है, उसकी आवाज आ रही है, मतलब तुम्हारी आवाज उधर नहीं आ रही, मुझे फोन में आ रही। नहीं यहाँ पर अनम्यूट का साइन आ रहा है। आ गया आप स्विच ऑफ हो जाइए। फोन पे आ रही है तुम्हारा, वो ऑनलाइन नहीं है तुम। हाँ आती। ओके ठीक है ओके। Chetan, can you put Tahira, the Galaxy 2 on? No, she has. She's on. She's on. आवाज आ रही है? हाँ आ रही है ना? आ रही। हाँ चलिए शुरू करती हूँ। मुश्तबा हुसैन और तंज़ो मज़ाया निगारी। वॉल्यूम बड़ा कर दीजिए आप, वॉल्यूम बहुत बड़ा करो। हाँ बड़ा ही है सर, आ रही है आवाज? हाँ हल्की आ रही। मुश्तबा हुसैन साहब पर सबने बात की, उनके अदब और फन के बारे में भी सबने कहा। मैं कुछ उनके बारे में, उनकी तंज़ और मज़ाया निगारी के बारे में चंद अल्फाज कहने वाली हूँ। आवाज नहीं आ रही। आप जरा नजदीक आइए, नजदीक से बात कीजिए। चलो आ रही है मोबाइल सामने लो ना, ऐसे पकड़ो सामने। हाँ हेलो आ रही है अभी आवाज? बहुत स्लो आ रही है। हाँ तंज की तारीख। तंज क्या है? तंज की तलखी में मजा की मिठास को मिलाकर एक नए अंदाज में क़ारीन के सामने पेश करना हर एक के बस का रोग नहीं। ये खुदादा सलाहियत है जो अल्लाह किसी किसी को अता करता है, और
मुज्तबा हुसैन को कूट कूट कर ये सादत नसीब हुई थी कि उन्होंने तंज और मज़ा बड़े ही अच्छे अंदाज में अपने क़ारीन के सामने पेश किया। तंज और मज़ा वाली तहरीर में अगर मज़ा की मिठास तंज पर हावी हो जाए तो क़ारीन के हाज़िमे का ख़राब होने का ख़तरा होता है। अगर इसकी तलखी बढ़ जाए तो क़ारीन के हलक में ही अटकती है। दोनों का मवाजना बहुत ही ज़रूरी मुनासिब अंदाज में करना चाहिए। पद्मश्री अवार्ड याफ्ता मुज्तबा हुसैन ने बड़े ही अच्छे अंदाज में अपने तंज और मज़ा निगारी को पेश किया। उनके फ़न की इब्तिदा कॉलम निगारी से हुई थी। उन्होंने कई किताबें लिखी। उनका एक खाका जो है सादिकैन, उन्होंने जो खाका लिखा था, उस खाके के आखिरी में जब उनको सादिकैन के इंतकाल की खबर मिली तो उन्होंने उन पर खाका लिखा। आखिरी में उन्होंने लिखा है कि बराए सफ़र करते हुए अचानक ही एक ऐसे रास्ते पर वो रवाना होने का फैसला कर लिया जहां से कोई वापस नहीं आता। वो सचमुच रंग और नूर का आदमी था। अब मैं यही बात मुज्तबा हुसैन के लिए कहूंगी कि अपनी तसानीफ इस दुनिया में छोड़ गए और अपने जीने का ढंग अपने साथ ले गए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने फन पारों को लोगों के लिए छोड़कर रवाना होते हैं। सादिकैन में एक जगह वो लिखते हैं कि जब उनकी सादिकैन से मुलाकात हुई तो उन्होंने उनको मुलाकात के लिए मिर्ज़ा गालिब के मज़ार पर बुलाया। ये सोचने लगे कि ये भी कोई मुलाकात की जगह है। सोचते हैं जाऊंगा, पहले मिर्ज़ा गालिब के मज़ार के ऊपर उन्हें ढूंढूंगा, अगर वहां ना मिले तो मज़ार के अंदर उन्हें ढूंढूंगा, अगर यहाँ भी ना मिले तो गालिब और सादिकैन दोनों पर फातिहा पढ़ के निकल जाऊंगा। उनके मज़ा अंदाजी का कुछ अलग ही अंदाज था। यह हस्ती 27 मई 2020 को इस दायरे पानी से कूच कर गई। मेरी दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। शुक्रिया। वाह, बहुत अच्छे, बिल्कुल मुख्तसर। गुड गुड। मुश्तबा साहब तो काफी सीनियर अदीब थे और उन्होंने बहुत एक तवील अरसा देखा है अदब का, सहाफत का और तंज़ो मिज़ा निगारी का। लेकिन उनकी हेलो हाँ हेलो हाँ बोलिए। आ रही ना? हाँ, हाँ। लेकिन उनकी नजर जो उर्दू अदब में बदलाव आ रहा है, जो तब्दीलियां आ रही हैं, उस पर भी थी। और वो नए लिखने वालों की, मैंने जैसे कहा कि हमेशा हिम्मत अफजाई करते थे। और जिस तरह से उर्दू अदब में तब्दीली आ रही है, नए नए लिखने वाले आ रहे हैं, तो उसके ताल्लुक से मुश्तबा हुसैन ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है, लेकिन अपने ही अंदाज में। सुनते हैं नमिता से। प्रिया मुमताज मैम, जैसा आपने कहा कि नए नए लोग, आ रही है मेरी आवाज ना? जी, आप बहुत अच्छी आ रही है, आप बहुत अच्छी दिखाई भी पड़ रही है। जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने काफी कुछ नया लिखा है, वैसे ही मैं भी नई पढ़ने वाली आई हूँ आपके सामने। तो मैं जो इनकी कहानी लेकर आई हूँ, उसका उन्वान है गजल सप्लाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट अनलिमिटेड। इधर जब से दुनिया तिजारत के चंगुल में फंस गई है, उस वक्त से हर शय तराजू खुलने और तिजारत के सांचे में ढलने लगी है। हमें उस नौजवान की बात अब भी याद है जिसने एक कुतुब फरोश से कहा था, जनाबे वाला, मुझे कृष्णचंद्र के 2 किलो अफसाने, राजेंद्र सिंह बेदी की 1.5 किलो कहानियां और फैज की 4 किलो गजलें दे दीजिए। इस पर कुतुब फरोश ने हमारी आंखों के सामने कृष्णचंद्र और बेदी की कहानियों के मजमूए तराजू में तौल कर दे दिए और आगे कहा फैज की गजलों के बारे में, हुजूरे वाला, मैं आपको फैज अहमद फैज की गजलें देने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि फैज का सारा अदबी सरमाया तो 2 किलो गजलों में मुश्तमिल है। यकीन ना आए तो दस्ते सबा, नक्शे फरियादी और जिंदानामा को तौल कर देख लीजिए। उस दिन हमें यकीन हो गया कि वो दिन दूर नहीं जब तिजारत अदब पर इस कदर गालिब आ जाएगी कि वो शायरी की ब्लैक मार्केटिंग और अफसानों की जखीरा अंदोजी करने लगेंगे। मगर हमारा यकीन उस वक्त पुख्ता हुआ जब हमें पता चला कि एक साहब ने गजल सप्लाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट अनलिमिटेड कायम कर रखी है और उस कंपनी का काम जोरों पर जारी है। चुनांचे हम
उस कंपनी का मुआयना करने की गरज से उस मुकाम पर पहुंचे तो देखा कि वहां लोगों की कतार लगी हुई है और उनके हाथों में कोरे कागजात हैं। हमने उन लोगों से पूछा, साहिबों आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों खड़े हैं और आपके हाथ में ये कोरे कागजात? इस पर एक नाजुक अंदाम नौजवान जिसके बाल बड़े हुए थे आगे बढ़ा और बोला, जनाबे वाला, हम मॉडर्न शायर हैं और फिक्रे शेर में वक्त बर्बाद नहीं करते, इसलिए रेडीमेड गजलें खरीदने आए हैं। हमारे हाथों में कोरे कागजात इसलिए हैं कि हम उन पर वो गजलें लिखवा कर ले जाएंगे। नौजवान का जवाब सुनकर हम आगे बढ़ने लगे तो कतार में एक शोर बुलंद हुआ, साहब कतार में ठहरिए, हम सुबह से यहाँ खड़े हैं, आप देर से आए, जरा पीछे लगिए पीछे। हमने शोरा की हुटिंग का कोई नोटिस न लिया, कंपनी का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। एक कमरे में हमें उस कंपनी के प्रोप्राइटर मिस्टर अब्दुल रहीम वफा नजर आए, जो हाथ में कैंची पकड़े हुए गजल। हमने अपना तारुफ कराया तो बोले, मुकर्रर मुकर्रर। हमने दोबारा अपना तारुफ कराया, बेहद खुश हुए और बोले, माफ कीजिए मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ, इसलिए आपको अपना तारुफ मुकर्रर करवाना पड़ा। फिर बोले, मैं आपको अपनी कंपनी का मुआयना जरूर कराऊंगा, मगर आपको 5 मिनट तक इंतजार की जहमत बर्दाश्त करनी ही होगी, क्योंकि इस वक्त मैं एक गजल काट रहा हूँ। और फिर वो कैंची लेकर दोबारा गजल काटने में मसरूफ हो गए। हमने हैरानी से पूछा, किबला आप कैंची से गजल क्यों काट रहे हैं? वो मुस्कुराते हुए बोले, भाई बात दरअसल ये है कि ये गजल बड़ी बहर में लिखी हुई है, अब इसे काट कर छोटी छोटी 2 बहर की गजलें बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है और शोरा के ढेर सारे ऑर्डर्स हैं। ये कहकर उन्होंने गजल काटी और नौकर को बुलाकर कहा, मियाँ ये गजलें इसी वक्त म्यूजिक डायरेक्टर के पास ले जाइए और कहिए कि शाम तक इन दोनों गजलों का तरन्नुम फिट हो जाए, क्योंकि आज रात मुशायरा है और जनाब तरन्नुम रूहानी हैरानी से पूछा, ये तरन्नुम रूहानी कौन है? बोले, हमारे बहुत पुराने ग्राहक हैं, आप उन्हें नहीं जानते? वो तो हमारे मुल्क के मुमताज शोरा में शुमार किए जाते हैं और हमें फख्र है कि वो 20 वर्षों से हमारी कंपनी की गजलें और उनका तरन्नुम खरीद रहे हैं। फिर जनाब अब्दुल रहीम वफा ने अपनी दास्तान अलम अंगेज यूं बयां करनी शुरू की, जनाबे वाला, मैं बचपन से ही इस नजरिए का कायल हूं कि शोरा 3 किस्म के होते हैं, एक पैदाइशी शायर, दूसरा मौरूसी शायर और तीसरा नुमाइशी शायर। पैदाइशी शायर वो होता है जो पैदा होते ही मतला अर्ज करता है, यानी रोता भी है तो इल्म अरूज के उसूलों को पेश नजर रखता है। होने में तरन्नुम पोशीदा होता है और 10-12 साल का होने नहीं पाता है कि साहिब दीवान बन जाता है। मौरूसी शायर वो होता है जिसे शायरी विरसे में मिलती है, यानी असल में उसका बाप शायर होता है और जब वो मरता है तो अपने पीछे कर्ज और उसके अलावा बिना छपी हुई गजलें और नज़में छोड़ जाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। पर उनका बेटा उन गजलों और नज़मों को एक एक करके रसाइल में छपवाता है और मौरूसी शायर होने का शरफ हासिल करता है। लेकिन शायरों की तीसरी किस्म भी होती है जो नुमाइशी शायर कहलाती है। सच पूछिए तो इन दिनों नुमाइशी शायरों शोरा की भरमार है। अरे कहीं से भी गजलें लिखवा कर लाते हैं, उन्हें मुशायरों में पढ़कर नाम कमाते हैं। क्योंकि मैं इब्तदा से ही पैदाइशी शायर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया था कि बड़ा होकर एक ऐसी कंपनी कायम करूंगा जहां से नुमाइशी शोरा को सस्ते दामों में गजलें और नज़में फराहम की जाएं। चुनांचे मैंने निहायत कतीर सरमाए कंपनी का आगाज किया। मैंने एक सेकंड हैंड कलम और एक सेकंड हैंड दवात खरीदी और मुस्तकबिल की तरफ रवाना हो गया। इब्तदा में मैं अपने हाथ में कलम पकड़कर गली गली आवाजें लगाता फिरता, गजल लिखवाइए, नज्म की इस्लाह करवाइए। वो दिन मेरे लिए सख्त आजमाइश के थे, जब हर तरफ पैदाइशी शायर नजर आता था।
रफ्ता रफ्ता नुमाइशी शोरा भी नमूदार होने लगे और मेरा कारोबार चल पड़ा। जब मेरी हालत संभली तो मैंने एक ठेला खरीद लिया। उस ठेले में गजलें, नज़में, सेहरे, रुबाइयां रखकर फरोख्त करने लगा। रफ्ता रफ्ता मेरी गुमनामी दूर दूर तक जा पहुंची। लोग दूर दूर से गजलें लिखवाने के लिए आने लगे। मेरा जादू उठा, मैं इतना मालदार हो गया कि आज गजल सप्लाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रोप्राइटर हूं। अब मैंने चार पैदाइशी शोरा की खिदमत भी हासिल कर ली है, जो दिन रात गजलें, नज़में, रुबाइयां कतार लिखते रहते हैं। इसके अलावा मैंने एक म्यूजिक डायरेक्टर की खिदमत भी हासिल कर ली है, जो मुख्तलिफ गजलों का तरन्नुम फिट करता है। फिर मैंने एक कंपनी का नया शोबा भी कायम कर लिया है, जिसे शोबाए सामईन नाम दिया है। इस शोबे के जिम्मे ये काम है कि वो मुशायरों में सामईन को रवाना करे और कंपनी की फराहम करदा गजलों पर कुछ ऐसी दाद दे कि अच्छे खासे नुमाइशी शायर पर पैदाइशी शायर का गुमान होने लग जाए। चुनांचे उसके लिए मैं 2 रुपए अलग से चार्ज करता हूँ। मेरा ये शोबा भी दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। अब तो मैंने एक शोबा बूटिंग भी कायम करने का फैसला कर लिया है, ताकि कंपनी के मुखालिफिन के दांत खट्टे किए जाएं। जो मुखालफत करे उसकी बूटिंग कर दी जाए। अब्दुल रहीम का अभी अपनी दास्तान बयान कर ही रहे थे कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। रिसीवर उठाकर बोले, हेलो, कौन? अच्छा, शादानी साहब। हाँ, मुझे मालूम है मुशायरा आज रात को है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ क्योंकि आपने पुरानी 2 गजलों की कीमत अदा नहीं की। जब तक पिछला हिसाब साफ न हो जाए, मैं आपके लिए गजल तो क्या, एक शेर भी नहीं कहूंगा। आप मुझसे 5 रुपए में गजल ले जाते हैं और उसे मुशायरे में पढ़कर 25-30 कमाते हैं। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप मेरी शायरी के अलावा मेरी मेहनत का भी फायदा उठाएं। इसके बाद वफा साहब ने जोर से रिसीवर पटक दिया। बोले, तमीज कहीं के, जब गजल लिखवानी होती है तो मिन्नत समाजत करते हैं, जैसे कोई फकीर भीख मांग रहा हो। लेकिन जब मुशायरे में मेरी ही गजल मेरे ही सामने पढ़ते हैं और मेरी तरफ यूं देखते हैं जैसे अपनी कोई जाती गजल सुना रहे हैं। फिर वफा साहब ने अपने हवास दुरुस्त किए और कहा, मैं आपको अपनी कंपनी की दास्तान तो सुना चुका हूँ। अब आप मेरे प्रोस्पेक्टस का मुआयना कीजिए, जिससे आपको मेरी कंपनी की जुमला तफसीलात का इल्म हो जाए। ये कहते हुए उन्होंने प्रोस्पेक्टस हमारे सामने फेंक दिया। हमने मौके को गनीमत जाना और एक प्रोस्पेक्टस अपने साथ ले आए, जिसे हम यहाँ नकल कर रहे हैं। गजल सप्लाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टस। नंबर 1, ग्राहकों के लिए जरूरी है कि वो अपने तखल्लुस का खुद इंतखाब करें। एक बार आपने तखल्लुस रख लिया तो आपको मुकम्मल शायर बनाने की जिम्मेदारी कंपनी पर आयद होगी। दूसरा, एक मुश्त 4 गजलों का ऑर्डर देने पर 1 कता मुफ्त फराहम किया जाएगा। अगर कंपनी फराहम करदा किसी गजल पर मुशायरा में बूटिंग हो तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी पर आयद नहीं होगी। हम गजल की बूटिंग को महफूज रखने की जिम्मेदारी सिर्फ उसी सूरत में कबूल कर सकते हैं जब आप हमारे शोबा सामईन की खिदमत लें। नंबर 4, गजलों को सही तलफ्फुज के साथ पढ़ने की जिम्मेदारी मुतल्लिक शोरा पर आयद होगी, क्योंकि कंपनी सिर्फ शेर कहती है, शोरा को कायदा नहीं पढ़ा सकती। 5, अगर कोई साहब सेहरा लिखवाना चाहते हैं तो वाज़ेह हो कि कंपनी सेहरा निगारी की भारी उजरत वसूल करती है, क्योंकि दूसरों की शादी पर खुशी का इजहार करना एक बहुत बड़ी आजमाइश है। नंबर 6, कंपनी ग्राहकों के लिए गजलें किराए पर भी देने का फैसला करती है, लेकिन कोई भी गजल 24 घंटे से ज्यादा अपने पास न रखी जाए। अगला, ग्राहकों को गजल की कीमत अदा नकद करनी होगी, क्योंकि शोरा को उधारे गजलें देना दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। पुरानी गजलों की रिपेयरिंग का भी बंदोबस्त किया है, लेकिन ये गजलें इतनी पुरानी, बोसीदा और शिकस्ता नहीं होनी चाहिए।
कि उनकी रिपेयरिंग पर नई गजल की लागत आ जाएगी। आखिर एक बार फरोख्त की हुई गजल वापस नहीं ली जाएगी। हमने कंपनी के प्रोस्पेक्टस को बगौर पढ़ा और मिस्टर अब्दुल रहीम वफा से इजाजत लेकर वापस आ गए। अब हम आवाम की इत्तला के लिए उसे शाये कर रहे हैं, ताकि जो कोई भी साहब खामखा शायर बनने की तमन्ना रखता हो, वो शायरी की इस बहती गंगा में हाथ धो ले, जो सारे पानी को गंदा न करे। तो ये थी कहानी मुस्तफा हुसैन साहब की गजल सप्लाई। बहुत अच्छी, वाह वाह वाह। इसके ये कहानी सुन के, हेलो हाँ, आवाज आ रही है मुमताज मैम आपकी? ये कहानी सुन के मुझे मेरा एक शेर याद आ गया। ये कहानी सुन के मुझे मेरा अपना एक शेर याद आ गया कि तनज़्ज़ुल अदब का ये हम देखते हैं, तनज़्ज़ुल यानी गिरावट जो आ रही है, तनज़्ज़ुल अदब का ये हम देखते हैं, तमाशाए अहले कलम देखते हैं। क्या बात है, क्या बात। मुस्तफा हुसैन की एक बहुत मशहूर कहानी है दीमकों की मलिका, तो उसका मैं एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि वो कहानी तो कोई पढ़ नहीं सका, बहुत तवील है वो। तो देखिए, दीमक मतलब मौत, जो ये किताबें खाते हैं ना कीड़े, उसको कहते हैं दीमक। तो मुस्तफा साहब लिखते हैं कि उर्दू सेक्शन में दाखिल हुआ तो यूं लगा जैसे किसी भूत बंगले में दाखिल हो गया हूँ। डरते डरते मैंने गर्द में अटी हुई कुलियात खोली तो देखा कि उसमें से एक मोटी ताजी दीमक भागने की कोशिश कर रही है। मैं उसे मारना चाहता था कि अचानक दीमक ने कहा, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, मैं दीमकों की मलिका हूँ। अभी अभी मोहम्मद हुसैन आजाद की आब हयात का खात्मा करके यहाँ पहुंची हूँ। जिसने आब हयात पी रखी हो उसे तुम क्या मारोगे। आब हयात मतलब अमृत, और ये मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब का नाम है आब हयात। तो ये है दीमकों की मलिका। अब हम तकरीबन आखिरी मरहले पे आए हैं। तो पुणे के मशहूर अदीब और सहमाई असबाक के मुदीर डॉक्टर नजीर फतेहपुरी से एक नज्म, तौशीही नज्म जो उन्होंने मुश्तबा हुसैन के लिए लिखी है, समाअत करें। हेलो हेलो हेलो, हाँ वो इसका, हेलो फारूक भाई। हाँ, कैन यू हियर मी? या वो तुम्हारा तुषार ना, क्या नाम है इसका? नहीं, मैं आई एम गोइंग टू डू इट, ओके ओके, चलो ऑन कीजिए। आई एम द टेक्नीशियन हियर। ओके ओके, सो ये जो नजीर फतेहपुरी जो है जी, उन्होंने माइंड द स्पेलिंग, इट इज NAZEER, उन्होंने खुद के कुछ शब्द लिखे हैं इनके बारे में। तो ये नहीं, वो वहाँ शब्द नहीं पढ़ना है, वो सिर्फ नज्म पढ़ना है। ये दरअसल तौशीही नज्म है। इसके हाँ, यहाँ से बराबर ये पहले हर्फ से मुस्तफा हुसैन का नाम बरामद होता है। देखिए कि अर्ज करता हूँ कि महरूम क्यों कलम रहे जिक्र हुसैन से, महरूम क्यों कलम रहे जिक्र हुसैन से, महबूब और जलीस के हैं भाई तीसरे, जमकर कलम के आपने जोहर दिखाए हैं, बंजर जमीन में फूल सुखन के खिलाए हैं। तन्हाई में भी तन्हा नहीं मुस्तफा हुसैन, तन्हाई में भी तन्हा नहीं मुस्तफा हुसैन, खुद ही बने हैं बज़्म हंसी मुस्तफा हुसैन। बरक़े सितम से आंख मिलाने किताब है, बरक़े सितम से आंख मिलाने किताब है, आंधी में भी बरक़े सितम से आंख मिलाने किताब है, आंधी जलाने किताब है। इतनी किताबें इतने मज़ामीन की कतार, जैसे खिज़ां में फूल खिला देती है बहार। यूं आईना दिखाया कि चेहरा चमक उठा, यूं आईना दिखाया कि चेहरा चमक उठा, तंज़ो मिज़ाह आपकी पहचान बन गया। उसने बयान आपका क्या दिल पजीर है, उसने बयान आपका क्या दिल पजीर है, उसलूब मुनफरिद है, सुखन बेनज़ीर है। सब तंज और मिजाह सलीके की बात है, सब तंज और मिजाह सलीके की बात है। उनके कलम की नोक पे तो शस जिहाद है, यूं ही मकामो मर्तबा हासिल नहीं हुआ,
इतना तवील जिद्दोजहद का है सिलसिला, नफरत को अपने पास भटकने नहीं दिया। जो काम भी किया वो फकत प्यार से किया। और ये आखिरी शेर के इस वास्ते मिजाह में काम है, इस वास्ते अदब में बुलंदी पे नाम है, इस वास्ते अदब में बुलंदी पे नाम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे नजीर साहब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूब। दोस्तों, जैसा कि मैंने अर्ज किया शुरू में कि मुश्तबा साहब की किताबों के तर्जुमे अंग्रेजी, हिंदी के अलावा उड़िया, कन्नड़, जापानी और रूसी जबान में भी हो चुका है। और उनके इजाज़ात और अवार्ड्स का तो कहना ही क्या, एक बहुत लंबी लिस्ट है, तवील फहरिस्त है। उनमें से कुछ मैं बताती हूँ कि हास्य रतन सरस साहित्य समिति उड़ीसा, निशान इम्तियाज दिल्ली, गालिब एकेडमी अवार्ड दिल्ली, और उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश, उर्दू एकेडमी हरियाणा, उर्दू एकेडमी कर्नाटक, उर्दू एकेडमी मध्य प्रदेश, मीर अवार्ड, और 2007 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। लेकिन जब सब अदीबों ने एज अ प्रोटेस्ट अपने अवार्ड वापस किए तो आपने भी पद्मश्री का अवार्ड वापस कर दिया था। आखिरी दिनों में उनकी तबीयत नासाज रहती थी, इसलिए घर पर ही ज्यादातर रहते थे। मैं जब भी फोन करती तो बहुत खुश होते और बहुत देर तक बात करते रहते, ढेर वो दुआएं देते। सारी दुनिया को अपनी तहरीरों से हंसाने वाला 20 अप्रैल 2020 को हम सबको रोता छोड़ गया। उनके चाहने वाले दुनिया के तमाम मुल्कों में हैं, और आपको मैं बताती चलूं कि पूरी दुनिया में, अमेरिका, यूके, यूरोप, हिंदुस्तान के हर शहर में उनकी ताज़ियती जलसे हो रहे हैं। अभी 9 बजे भी एक ताज़ियती जलसा है ऑनलाइन, हैदराबाद में हो रहा है वो। तो ऐसे ही शख्स के लिए शायर ने ये शेर कहा है कि मौत उसकी है जमाना करे जिसका अफसोस, मौत उसकी है जमाना करे जिसका अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए, यूं तो दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। तो ये था हमारी जानिब से मुश्तबा हुसैन को अकीदत का नजराना। उम्मीद है हमारी ये कोशिश आप जूम के जरिए आपको पसंद आई होगी, और तमाम जिन लोगों ने इसमें शिरकत की और जो लोग सुन रहे हैं उन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर। चलिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। शुक्रिया जी, बहुत अच्छी निजामत की आपने। बहुत शुक्रिया। तो मैं थोड़ा एक लास्ट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। तो गुलदस्ता उर्दू की जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, हमने डिसाइड किया है कि महीने में 2 प्रोग्राम्स होंगे, यानी कि मंडे 7:30 to 8:30, और नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा 22 जून को होगा। इट विल बी अ म्यूजिकल प्रोग्राम, गजल और old Hindi songs. It will be sung by Dr. Salil Late on with his musical instruments, and it will be a music program. And ये जो प्रोग्राम हम अरेंज करेंगे ये शायद मैं जूम पे ही करूंगा, बट उसका कनेक्शन मैं फेसबुक पे भी दूंगा, ताकि आपके जो फ्रेंड्स है वो फेसबुक पे भी उनका लिंक दे सके, एंड ज्यादा से ज्यादा लोग ये प्रोग्राम अटेंड कर सके। इट विल बी अ म्यूजिक प्रोग्राम विद लॉट ऑफ गजल्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आई होप 22 तारीख का प्रोग्राम मैं अभी अनाउंस करूंगा, कल या परसों तक आपको इसका इनविटेशन आपको मिल जाएगा। आई होप कि ये जो प्रोग्राम आज हुआ इसके इनविटेशंस आपको टाइम पे मिले और आपने प्रॉपर्ली उनको देखा और स्प्रेड किया। आई होप सो। Yes, thank you everybody. Thank you. Chetan, thank you very much for helping me in this. Yeah, thank you so much, Chetan. Thank you for. You're very welcome. Welcome. Thank you. Thank you, Tushar, also. Chalo, all the best, and see you on 22nd, everybody. Okay. Bye bye. Bye, Chetan. Okay, good. Bye.